हेलो एवरीवन। आज हम हमारी 10th क्लास की फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ने जा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो के बाद आगे की कक्षाओं में हम 10th से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट पोइम है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, डस्ट ऑफ स्नो। जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम है, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है इंग्लिश लिटरेचर में। इनका जो बर्थ है वो कैलिफोर्निया यूएस में हुआ है और इनकी जो डेथ है वो मैसाचुसेट्स में हुई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण को प्रदर्शित किया है। अब हम पोएम के बारे में बात करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि टाइटल से स्पष्ट हो रहा है, डस्ट ऑफ स्नो, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घर में अक्सर मिट्टी के कणों को देखते हैं, लेकिन यहां पर जो पॉइंट बता रहा है वो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बता रहा है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस दैट रिमेन टुगेदर, मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण जो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत पोइम है, बहुत ही ब्रीफ पोइम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही प्रोफाउंड है, गहरा है। पॉइंट हमें बताते हैं, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी the dust of snow from hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द वे का सेंस है मैनर से, जिस प्रकार से या जिस तरीके से, अ क्रो, एक कौवे ने, सूक डाउन ऑन मी, यहां पर जो सूक है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है जो इसकी जो वर्ब बनती है वो वर्ब है सूक, शेक, शूक और सेकन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। शेक का अर्थ होता है मूव करना। जैसे हम बाजार से दवाई वगैरह लेके आते हैं तो उसके ऊपर कई बार मेंशन होता है शेक बिफोर यूज इट, यूज करने से पहले आप उसको अच्छे से क्या करें, मूव। डाउन का सेंस है कहां गिरने से, नीचे। तो यहां पर जो क्रो है उसने एक ऐसे तरीके से किसी चीज को नीचे गिरा दिया है, ऑन मी, और यहां पर मी जो आया है वो हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए है। मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक क्रो ने पोइट के ऊपर गिरा दी। जी हाँ, हो सकता है हमारे पोइट जो है डस्ट ऑफ स्नो उनके शोल्डर पे गिरी हो सकता है हमारे जो पोइट है वो उस पेड़ के नीचे से चल रहे हो या वहीं पर बैठे हुए हो। क्रो ने कोई एक्टिविटी की जिससे डस्ट ऑफ स्नो जो है वो कहां गिर गई, पॉइंट के ऊपर। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा क्रो है और ये क्रो इस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है, और यहां पर जैसे पॉइंट जा रहे हैं तो यहां से डस्ट ऑफ स्नो जो है वो उनके ऊपर गिर रही है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो हमारा क्रो है वो हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बैठा है। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिसके ऊपर व्हाइट फ्लावर्स जो है वो आते हैं। अब यहां पर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स लिए हैं पॉइंट ने, वो एक लिया है क्रो और दूसरा हमारे पास कौन है, हेमलॉक। और क्रो और हेमलॉक ये दोनों नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स है, मतलब इन्हें बिल्कुल भी ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। ये इनऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है, दोनों ही अमांगलिक है, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जो पॉइंट है यहां पर वो ये बता रहे हैं कि जब मैं किसी जगह से गुजर रहा था तो मेरे ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो के कण गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट, यहां पर हैज के साथ V3 दिया हुआ है, गिवन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जैसे डस्ट ऑफ स्नो को गिरा तो मेरा जो मूड है, मतलब मेरा स्टेट ऑफ माइंड, वो अचानक से चेंज हो गया। हो सकता है स्टेट ऑफ माइंड चेंज होने पर वो उदास से खुश हुए या खुश से उदास, ये तो स्टेंजा पूरा पढ़ने पर पता चलेगा हमें। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, अब यहाँ रूड वर्ड से पता चल रहा है कि पोइट जो थे वो बहुत ही चिंता में थे, वो बड़ी उदास थे। जैसे डस्ट ऑफ स्नो गिरी उनका जो मूड है वो अचानक से क्या हो गया, चेंज। रूड वर्ड का मीनिंग है हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब रिपेंटेंस, पछतावा, या इसको हम रिमोर्स भी कह सकते हैं।
सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड, मतलब कवि किसी दिन उदास थे, जैसे डस्ट ऑफ स्नो को गिरते हुए देखा तो अचानक से उन्होंने अपने पूरे रेस्ट ऑफ द डे को यूटिलाइज कर लिया, मतलब वो उदासी से एकदम खुश हो गए। कवि यहां पर यह बताना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज को नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैसे कभी किसी ने कह दिया कि ये चीज अशुभ है या ये चीज हमारे लिए नेगेटिव है, तो उसको हम कंसीडर ना करें बिल्कुल भी, जब तक हम उसको फेस ना करें। यहां पर दोनों नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स है, क्रो और हेमलॉक ट्री, पर पोइट के लिए तो वो बूंद साबित हो गए, वरदान से कम नहीं है, क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री के कारण ही ये तो नेचर के ऑब्जेक्ट्स है और नेचर में हीलिंग पावर है, इसीलिए उन्होंने पोइट का जो मूड था वो सैड से एकदम क्या हो गया, हैप्पी। तो यहां पर पोइट ये बता रहे हैं कि नेचर का कोई भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का रोल प्ले करेगा, हम उसको जैसा अवधारणा बनाई गई है उस अनुसार एक्सेप्ट न करें। यदि मैं इसके बारे में आगे बात करूं, हाउ वॉज द मूड ऑफ द पोइट इन द बिगिनिंग? इन द बिगिनिंग द मूड ऑफ द पोइट वॉज वेरी सैड। इन द बिगिनिंग द मूड ऑफ द पोइट वॉज डिसअपॉइंटेड। sorrowful, desperate, gloomy। शुरुआत में कवि का जो मन था वो बड़ा ही उदास था, बट आफ्टर फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो द पोइट बिकेम हैप्पी, cheerful, delighted, pleased, ग्लैड। यहां पर जो पॉइंट है वो हमें ये बता रहे हैं कि लाइफ में ऐसे कई बार स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। समटाइम्स इन अवर लाइफ देयर आर स्मॉल एक्शंस बट दे कैन हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस इन अवर लाइफ, जैसा कि पोइम में पॉइंट के साथ हुआ। यदि पॉइंट इनको नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स ही मानते तो शायद वो रेस्ट ऑफ द डे को यूटिलाइज नहीं कर पाते और उसी सैडनेस के साथ अपनी जिंदगी को सर्वाइव करते। इसीलिए हम हमेशा नेचर के ऑब्जेक्ट्स जिनमें हीलिंग पावर होती है उनके लिए अपना पर्सपेक्टिव और अपना विजन हमेशा पॉजिटिव रखें, और उसके अलावा हमेशा जो लाइफ में स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं उनसे बहुत ही गहरी चीज हमको सीखने को मिलती है और वो हम सीखने के लिए तैयार रहें। पोइम बहुत ही सिंपल ब्रीफ है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही प्रोफाउंड है, गहरा अर्थ है इसका। यहां पर जो राइम स्कीम की हम बात करें तो क्रो और स्नो, इन दोनों की राइम स्कीम जो सेम है, इसीलिए दोनों के लिए हम ए लिखेंगे। मी और ट्री का जो साउंड है ये भी सेम है, इसके लिए हम लिखेंगे बी। हार्ट और पार्ट न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुए, इसीलिए इन दोनों के लिए आएगा सी। मूड और रूड इनके लिए आएगा डी। इस तरह से राइम स्कीम ए बी सी डी हमारी बन जाएगी, और राइमिंग वर्ड्स जो लास्ट में लिखे हुए वो सारे क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स। इसी प्रकार मजेदार और भी चीजों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।